हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको फ्यूचर टेंस समझाऊंगा। और अगर वीडियो टेंस आपको अच्छे से समझना है तो मैंने बेसिक से समझाए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप वीडियो सेक्शन में टेंस की जो स्टार्टिंग जो बेसिक वाला वीडियो है वो आप देख लेना, जिससे आप बहुत अच्छे से ये जो है मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, यानी भविष्य में आपके जो घटनाएं होती हैं वो पता चलता है हमें इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनसे हमें यही पता चलता है कि भविष्य में जो घटनाएं घटित होती हैं। जैसे अपन देखो, हर टेंस के 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो इसके भी 4 भाग हैं, अपन शुरू से सीखेंगे। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं। देखो, इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब की मैंने हिंदी बताई है, सब कुछ बताया आपको। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सिर्फ देखो, शुरू में मैं बता चुका था आपको कि टेंस को सीखने के लिए 3 चीज़ें जरूरी होती हैं। एक तो पहचान होती है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब, और तीसरी मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लग रही है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है टेंस सीखने के लिए। तो ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, बहुत आसान है टेंस, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब भविष्य काल। ये इंडेफिनिट में अनिश्चितता का पता चलता है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें अनिश्चित होती हैं, मतलब हमें निश्चित चीज़ों का नहीं पता चलता। जे इसके अंत में क्या होता है, गा गी गे, है ना। सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, गा गी गे, ठीक। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। वह स्कूल जाएगा। अब देखो, सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, गा। पहचान में मैंने क्या लिखा है, गा गी गे। अंत में भी ये आ रहा है, तो ये आपका कैसे, कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये सिंपल सेंटेंस है। ये इसमें ऐसे इसमें आपके नहीं लगा ना, तो स्टार्टिंग में इसमें क्या क्यों शब्द लगे। तो ये क्या है, आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, यानी सकारात्मक। अब इसके बाद सबसे पहले क्या देखा अपन ने, इसका फॉर्मूला। मैंने प्रत्येक टेंस के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और फॉर्मूले से अपन समझ सकते हैं कि इसको अपन को कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना है। देखो, ये इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो सब में सेम रहते हैं। चेंज होती है तो सिर्फ क्या, हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया की फॉर्म। मुख्य क्रिया की फॉर्म कौन सी लग रही है, फर्स्ट लग रही है कि सेकंड लग रही है कि थर्ड लग रही है, ये चीज़ याद रखनी होती है बस। तो अपन देखो, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, बिल और सेल, ठीक। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस। अब पहले वीडियो में आपको ये सब बताया है मैंने कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो वहां पे आप जाके देख लेना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बिल लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेल लगता है। अब यहाँ पे आप सेंटेंस देखो, वह स्कूल जाएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। अब ये वह कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बताया आपको, बिल लगेगा। तो अपन देखो इसको करेंगे, तो इस फॉर्मूला के अनुसार अपन इसको उतार देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर उसके बाद बिल और सेल में से क्या लगा दिया अपन ने, ही के साथ बिल। और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, जाएगा, यानी जा रहा है वो, जाना। तो जाना के गो मीन्स होता है, यानी गो। अब गो के साथ हमेशा टू आता है, क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव वर्ब है, इसलिए गो के साथ हमेशा टू आता है। उसके बाद फिर क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो अपन ने लिख दिया स्कूल, ये लो, हो गया। अब ऐसे ही अपन एक सेंटेंस ये लिखा है, वे खाना नहीं खाएंगे। अब इसमें नहीं शब्द आ गया बीच में। जब नहीं शब्द आ जाता है तो सेंटेंस कैसा हो जाता है, नेगेटिव, नकारात्मक, ठीक है। अब नकारात्मक वाक्य में अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है। बाकी सब जैसा कि जैसे ये सब्जेक्ट, बिल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद नॉट लगाते हैं, ठीक। अब इसको अपन कैसे करेंगे, इसको अपन करेंगे, देखो, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट क्या है? बे। अब बे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। दे कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बताया आपको? सेल आएगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, उसके बाद खाएगा, खाएंगे, यानी ईट माने खाना होता है ना, तो ईट ये आ गई। अब उसके बाद क्या है? खाना। क्या खाएंगे? खाना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? खाना यानी भोजन। तो ये फूड, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। बस इतना सा। उसके बाद एक सेंटेंस और है, ये आपका क्या तुम किताब पढ़ोगे। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड जो पहले आया है, तो अपन क्या करेंगे, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जब सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये शब्द आ जाते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है? प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हाँ, और ये इंटेरोगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस के जस्ट स्टार्टिंग में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, और अगर बीच में आते हैं ये कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो हम उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है। अब अपन देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बिल और सेल में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू। यू कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा बिल और सेल में से? सेल। ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी पढ़ोगे। पढ़ना किस माने होता है? पढ़ना होता है रीड। ये आ गया आपका रीड। उसके बाद क्या पढ़ रहा है वो? किताब, यानी किताब हो गया आपका ऑब्जेक्ट यानी बुक, और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। ये जो सेंटेंस है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूं मैं, अपने मन से कुछ नहीं। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब याद रखना है बस, इसके अलावा सब जगह सेम रहता है। उसके बाद सेंटेंस क्या लिखा है? वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलेंगे। अब इसमें क्यों भी आया है और नहीं भी आया है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। इनको देखो, अभी मैंने जस्ट आपको क्या समझाया था, जब जब ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो ये क्यों को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। तो चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लिख दिया वाई। अब उसके बाद फिर क्या बिल और सेल लिखेंगे। बिल और सेल किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है इसमें? बे, यानी दे। दे कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो ठीक है, अब प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो सेल आएगी, ये आ गई आपकी सेल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया दे, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता है। नेगेटिव भी है इसमें, नहीं भी लगा है इसलिए नॉट लगाएंगे। इन चीजों का ध्यान रखा करो। सब सब्जेक्ट के जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता है, इस चीज का ध्यान रखा करो। ठीक। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब है अपना खेलना, तो ये आ गया आपका प्ले। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूला करो, मैं कभी नहीं भूलता ना, हाँ तुम भी मत भूला करो। हाँ, उसके बाद ये आपका इंडेफिनिट पूरा हो गया। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करो। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहचान क्या रहेगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वाक्य के अंत में कहीं भी आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिख जाए तो आप समझ जाना ये सेंटेंस का है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। हाँ, अब ये सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, वह किताब पढ़ रहा होगा। देखो रहा होगा आया है, इसलिए ये कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक। अब इसको अपन कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट प्लस बिल सेल, और उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें बिल और सेल के साथ बी भी लगता है, ये ध्यान रखना, यानी बिल भी और सेल भी। सेंटेंस में आपको
और बाकी नियम तो वही है, सिंगुलर के साथ विल भी आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेल भी आएगा। तो ये सेंटेंस आप करना, इसको मुझे कमेंट करके बताना। ऐसे ही मैंने ये भी लिखा है, तुम दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, ये इसमें नहीं आया है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट के सॉरी ये विल और सेल के जस्ट बाद नॉट लगाना है, फिर उसके बाद बी लगाना है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। ये नहीं कि विल सेल बी फिर नॉट लगा रहे हो, क्या है ना। तो विल और सेल के जस्ट बाद नॉट लगाना फिर भी लगाना है ना। तो इसको मैं चलो करके बता देता हूँ। क्या करेंगे, मैंने क्या सब्जेक्ट इसमें क्या देखा आपने, तुम कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, यू प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसको अपन सब ये लिख लिया अपन ने यू, उसके बाद विल और सेल में से यू के साथ क्या आता है, सेल, और फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, और फिर वर्ब में आईएनजी, यानी वर्ब क्या है, वर्ब जाना। हाँ, तो गो मीन्स होता है जाना, इसमें आईएनजी लगा दी तो गोइंग, और उसके बाद गो के साथ हमेशा टू आता है। फिर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, कहाँ जा रहे हो, दिल्ली। ये दिल्ली को अपन इंग्लिश में दिल्ली बोलते हैं, DELHI। दिल्ली को दिल्ली नहीं लिखते, दिल्ली लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक सेंटेंस और लिखा है मैंने, ये इसमें क्या शब्द पहले आया, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है, क्या हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, ठीक, और क्वेश्चन मार्क लगा है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं, और अगर बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आता है तो सबसे पहले अपन उस वर्ड की मीनिंग लिखते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। बार बार एक ही चीज बोलता हूँ ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा है विल और सेल। हाँ, ये चीज यहाँ ध्यान रखने वाली है, विल सेल के जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद बी आता है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसको करके देखते हैं। सबसे पहले अपन विल और सेल में से क्या लगाएंगे, वो कैसे पता करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या देखा है अपन ने इसमें, हम को इंग्लिश में बोलते हैं बी। बी कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए अपन क्या लगाते हैं, सेल। तो ठीक है, अपन ने लगा दी सेल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ गया आपका, बी। फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखेंगे अपन, BE, ये वाला बी। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, खेलना, तो ये लिख दिया अपने प्ले, उसमें आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसी सेंटेंस का आप इंटरोगेटिव नेगेटिव करके बताना। इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव करने के लिए पहले सेंटेंस बनाओगे आप, कुछ भी बना दो, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, या फिर ऐसे वाला बना दो, हम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे होंगे, कुछ भी बना सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, इस बात का ध्यान रखना। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट बी नहीं लिखोगे, फिर बाद के बाद नॉट नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता है, मैं प्रत्येक टेंस में आपको समझाता हूँ। सब्जेक्ट के जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके जस्ट बाद नॉट आता है, तब उसके बाद कुछ जो बाकी की बची हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे बिल है, बी सेल है, बीन आ रही है, उसमें अपन सब्जेक्ट के जस्ट पहले बिल और सेल लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, ऐसे वो अपन आगे सीखेंगे, सब बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ठीक है। वाक्य के अंत में अगर ये शब्द आते हैं तो ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव और शैल हैव। और क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के जितने भी सेंटेंस हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस के जितने भी टेंस हैं उनमें वर्ब में आईएनजी आती है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंस हैं उनमें वर्ब में आईएनजी आती है, ठीक। अब क्या है, ये यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लगा हुआ है, खाना खा चुका होगा, ये देखो चुका होगा, लेकिन ये यानी कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है।
अब हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब पता है, विल हैव शैल हैव, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखा मैंने? ही। उसके बाद ही कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? बिल। अपन ने लिख दिया बिल, ठीक। उसके बाद सॉरी बिल हैव आएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव थोड़ी है, बिल हैव। उसके बाद क्या करेंगे अपन? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? खाना खा चुका है, यानी खाना खा चुका है। ईट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? ईटन। और उसके बाद खाना यानी भोजन को अपन फूड बोलते हैं, तो फूड। ये आ गया आपका, ये हो गया टेंस। और फुल स्टॉप लगाना मत भूला करो। और इंटरोगेटिव सेंटेंस तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूला करो। ये चीजें ध्यान रखा करो, छोटी छोटी चीजें हैं। आपका अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे, इतना ध्यान रखना। अगर कॉपी चेक करने वाला बिल्कुल मेरे जैसा मिल गया ना, तो मैं तो आधा नंबर काटता हूँ, इतनी सी गलती पे, ठीक है। सब्जेक्ट, हाँ। अब उसके बाद ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। फिर कौन सा है? इसमें क्या लिखा हुआ है? खाना नहीं खा चुका हुआ, यानी इसमें नहीं आ गया, तो एक कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको पहले इतने टेंस कर लिए अपन ने, अब तो अपन सीख चुके हैं सारी चीजें कि विल शैल के जस्ट बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद हैव आएगा, है ना। तो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल और प्लस नॉट प्लस हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको अपन क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद ही के साथ विल आएगा, है, फिर उसके बाद नॉट आएगा, और फिर उसके बाद हैव आएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ईटन, और फिर उसके बाद फूड। ये हो गया। अब ऐसे ये क्या वे खाना खा चुके होंगे, है ना। अब ये क्या वे खाना खा चुके होंगे, इसको इसमें क्या लगा है? क्वेश्चन वर्ड लगा है इसमें, क्या, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसको इस सेंटेंस को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप करके खुद देख लेना, है ना। अब उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला और लिखा है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस, ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग अपन इसको बना सकते हैं। कैसे? क्या वे खाना नहीं खा चुके होंगे। इसमें अपन प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाने के लिए अपन ने इसमें बीच में नहीं जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। उसका ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले में क्या लिखा है मैंने? सबसे पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट आता है। देखो पहले भी इसमें भी समझाया, इसमें भी सब जगह सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट आता है, उसके बाद बची हुई जो वो है सहायक क्रिया की फॉर्म, वो बची हुई वो फिर बाद में आएगी। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट, फिर उसके बाद ये है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। इसको भी कर लेना आप, ठीक। उसके बाद फिर कहाँ पे आ गए अपन? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? पहचान इसकी क्या होती है? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, और इसके साथ साथ समय दिया रहता है। समय अपन इसको एक सेंटेंस द्वारा समझते हैं। वह सोमवार से स्कूल जा रहा होगा, सोमवार से स्कूल जा रहा होगा। देखो वाक्य के अंत में रहा होगा लिखी है, और साथ में ये सोमवार से ये समय भी दिया है, यानी ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब इसकी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे अपन। हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक। उसके जस्ट बाद क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फॉर्म लगेगी आईएनजी। बस कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। और ये देखो विल शैल सब में कॉमन रहती है और हैव बीन सब में कॉमन रहती है, इसलिए मैंने अलग अलग नहीं लिखी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विल हैव बीन शैल हैव बीन, है ना, तो ये भी ठीक है। और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। अब ये सिंस और फोर मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है पिछले टेंस में, बेसिक्स वाला जो वीडियो है उसमें मैंने सिखाया, उसमें देख लेना आप। सिंस और फोर का कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। सिंस करते हैं निश्चित के लिए और फोर करते हैं अनिश्चित के लिए, है ना।
अब इस सेंटेंस को अपन इस फॉर्मूला से अपन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हुआ है, यानी कि ही। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, बिल। ये लिख दिया अपन ने बिल, उसके साथ है बीन, ठीक। और है बीन के बाद वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें, जाना, यानी गो, गो। और इसमें आईएनजी लगा दिए, गोइंग। इसके साथ टू आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल। और फिर उसके बाद सिंस और फॉर में से क्या आएगा, सोमवार से। समय का नाम दिया रहता है तब सिंस आता है, और नाम नहीं दिया तो फिर फॉर आता है। जैसे मैंने बोला 2 दिन, अब दिन के नाम तो नहीं दिए, कौन से दिन। अगर मैंने बोल दिया सोमवार, निश्चित है ना वो तो। अगर मैंने बोले 2 साल, अब कौन से 2 साल। अगर मैंने साल का नाम बोला 2022, तो फिर वो निश्चित है। ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ क्या आएगा, सिंस, SINC, सिंस। और फिर समय, यानी समय क्या दिया है, सोमवार से, मतलब मंडे, ठीक है। ऐसे ही अपन ये सेंटेंस लिखा है, इसको भी कर लेंगे। वह 2 दिन से खाना नहीं खा रहा होगा। नहीं आ गया बीच में, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए अपन क्या करते हैं, ये विल शैल के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे। ये हैव बीन का जोड़ा चलेगा साथ में, और जब विल अलग होगी बस, है ना। अब इसको करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखा मैंने, ही के साथ विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव बीन आएगा। जैसा फॉर्मूला लिखा है वैसे ही लिख रहा हूँ। फिर वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या लिखी है, खाना, यानी ईट। ईट में आईएनजी, ईटिंग। उसके बाद खाना यानी भोजन, फूड, ठीक। फिर उसके बाद 2 दिन लिखा है, 2 दिन के साथ क्या आएगा, सिंस और फॉर में से। अभी मैंने बताया ना 2 दिन, मैंने दिन के नाम तो बताया नहीं है, अब कौन से 2 दिन, इसलिए फॉर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद समय क्या दिया, 2 दिन, यानी कि 2 डेज, ठीक है। हाँ, अब ये मैंने यहाँ पे ये दो फॉर्मूले लिखे हैं। ये एक लिखा है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, और ये लिखा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। फॉर्मूला मैं पढ़ के समझा देता हूँ। आपको इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है और उनको सॉल्व करके मुझे कमेंट करना है। विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब होगा तब अपन विल शैल जस्ट पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैव बीन आएगा, है ना। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम। कुछ नहीं किया। जैसे अपन ने ये फ्यूचर वाला किया, इसका किया था ना कंटिन्यूअस वाला, जैसे विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर भी आया है, ऐसे इसमें फिर है बीन आया है, ऐसे ही किया है, कुछ नहीं है ना। ऐसे, हाँ, इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाना भूला है, इसको ध्यान रखना। ऐसे ही मैंने ये एक फॉर्मूला ये लिखा है, विल शैल, फिर सब्जेक्ट, और देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, इधर उधर मत करना। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता है, फिर आएगा हैव बीन। कई बार मैं बता रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो कई बच्चे ये कर देते हैं, विल शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव और के बीच में नॉट जोड़ते हैं, हैव नॉट बीन, है ना। ऐसे नहीं, ये हैव बीन का जोड़ा चलेगा, मैं बोलता रहूँगा आपको, ये अलग नहीं होंगे, बस होगा अलग तो ये होगा विल और शैल। फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और फिर टाइम, है ना। ये नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, और अगर इंटररोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब जस्ट सब्जेक्ट के पहले आती है। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तब क्यों कहा, कैसे बीच में है, जैसे वो तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो इसकी जो बीच वाले जो क्वेश्चन वर्ड की है उसकी अंग्रेजी पहले आती है, यानी यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर विल शैल आएगा। ये है, कुछ नहीं। पूरे टेंस हो गए, और आज बिल्कुल टेंस खत्म हो गए। और इसके बाद एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगा जिसमें पूरे टेंस को बिल्कुल निचोड़, एक दिन में बिल्कुल, एक, मैं तो कह रहा हूँ 2 मिनट के वीडियो में
आपको बिल्कुल ऐसे बता दूंगा कि इनको ऐसे करते हैं। कुछ नहीं, आपको यहाँ मोटे तौर पर यहाँ बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पहचान याद होनी चाहिए। और पहचान याद नहीं भी हो तो हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है ये पता होना चाहिए। प्रत्येक सेंटेंस में आप कहीं भी देख लो, हमें अगर पहचान पता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव, शैल हैव, विल बी, शैल, अगर आपको पहचान पता है और उसके बाद सॉरी हेल्पिंग वर्ब पता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, देखो परफेक्ट में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी, और कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी, और इसमें इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतनी चीजें याद करना, कहीं कुछ नहीं है। आप 10 बार 20 बार सिर्फ ये चीजें पढ़ लो। टेंस ही बिल्कुल पूरा आधार है। अगर आपको टेंस ऐसे उंगलियों पे आते हैं ना, तो आप ग्रामर तो ऐसे सीख जाओगे बिल्कुल, और ग्रामर ही आपकी इंग्लिश का आधार है। अगर आपको ग्रामर आती है तो आप बाकी की चीज़ें सीख सकते हो। एक बात बताओ, अगर आपको इंग्लिश को सीखना है तो सबसे पहले व्याकरण जरूरी है, व्याकरण के लिए टेंस जरूरी है। और अगर आपको व्याकरण आता है, टेंस आता है, तो आप उसकी हिंदी करना सीख सकते हो, है ना। और अनसीन पैसेज आती हैं, बहुत सी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर अपन को याद करना है, तो अगर उनको अपन हिंदी करना सीख जाए, क्योंकि अपन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है अपन, अपन को हिंदी पहले आनी चाहिए, ठीक है, तो अपन उसकी इंग्लिश कर सकते हैं आसानी से। उसके लिए आपको ये ग्रामर आना जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, टेंस आपको उंगलियों पे आना चाहिए, फिर बाकी की ग्रामर मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।